हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछले क्लास में हम लोग फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को देखे थे। आज हम लोग देखेंगे फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो है ये कुछ नहीं है, बस फर्स्ट लॉ का ही एक्सटेंशन है। इसमें ये कहता है कि व्हेन द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स connected in the series, then the mass of substance deposited at the respective electrode are directly proportional to their equivalent mass। ये कहता है कि जब सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, हमने दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट लिया है। पहले बीकर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, सेकंड बीकर में सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है। ये दोनों डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट है और जब इस दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट से सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इंटर करता है, उस कंडीशन में जो अमाउंट ऑफ या फिर मास ऑफ सब्सटेंस जो भी डिपॉजिट करता है एट देयर रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, उस कंडीशन में जितना भी मतलब मटेरियल डिपॉजिट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट मास होता है। मतलब इक्विवेलेंट मास जो है उस मेटल का या उस कंपाउंड का या फिर जो रेस्पेक्टिव आयंस हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट मास होते हैं। देखिए, जब ये जो हमारा सिस्टम सीरीज में कनेक्ट है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि चार्ज जो जितना अमाउंट ऑफ चार्ज फर्स्ट बीकर में इंटर कर रहा है उतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज सेकेंड बीकर में इंटर करेगा, और जो मटेरियल डिपॉजिट करेगा अपने अपने इलेक्ट्रोड्स में वो इक्वल मतलब इक्विवेलेंट मास के प्रोपोर्शनल रहता है। और फर्स्ट जो हमारा लॉ होता है एज पर फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, हम लोग जानते हैं कि जो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q होता है, वेयर W इज अ मास ऑफ मटेरियल दैट इज डिपॉजिटेड at their electrodes and Q is the amount of charge। और यहाँ पर हमने दो सेल लिया है। पहले सेल में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, सेकेंड सेल में सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है। हमने इस जो जिसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है उसको C1 माना है और जिसमें सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है उसको C2 माना है। देन आफ्टर एट C1 from the first law of electrolysis, जो हमारा फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है, उसके हिसाब से फॉर द सेल C1 हमने जो भी मास जो हमारा कॉपर का जो भी मास डिपॉजिट होगा एट कैथोड, वो हम लोग मान लेते हैं कि वो W1 है। तो अगर वो W1 है तो W1 इक्वल टू Z1 इंटू Q1। क्योंकि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q होता है तो W1 भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 होगा, और जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तब उसके जगह पर जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z1 है वो आ जाता है। सिमिलरली फॉर सेल C2 W2 इक्वल टू Z2 इंटू Q2, बट हमने इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज को दोनों बीकर से पास करवाया है। तो यानी कि अगर Q अमाउंट ऑफ चार्ज इसमें सेल 1 में अगर एंटर कर रहा है तो सेल 2 में भी Q1 अमाउंट ऑफ चार्ज ही एंटर करेगा, या फिर अगर इसमें Q2 अमाउंट ऑफ चार्ज एंटर कर रहा है तो इस सेल में भी Q2 अमाउंट ऑफ चार्ज ही इंटर करेगा। इसलिए हमने Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q माना है, क्योंकि सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग ऑन बोथ सेल। देन आफ्टर जो है हमारा W1 इक्वल टू Z1 इंटू Q एंड सिमिलरली W2 इक्वल टू Z2 इंटू Q। अब हमने W1 को W2 से डिवाइड कर दिया है एक एवरेज रेशियो फाइंड करने के लिए और एक प्रोपोर्शनल
जो वैल्यू है वो फाइंड करने के लिए। तो W1 को W2 से डिवाइड किया है। W1 इक्वल टू Z1Q है एंड W2 इक्वल टू Z2Q है। वेयर हम लोग जानते हैं कि E इक्वल टू ZF होता है। तो वेयर F जो है हमारा 96,500 है, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था। और जब उस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तो हमारा जो है Z इक्वल टू E1, Z1 इक्वल टू E1 बाय 96,500 एंड Z2 इक्वल टू E2 बाय 96,500। और ये जो Q है ऊपर और नीचे एक दूसरे से कैंसिल हो गया। नेक्स्ट जो है 96,500 कैंसिल हो गया। और ये जो वैल्यू 96,500 कैसे आया है, इसको जानने के लिए आप हमारा पिछला वीडियो लेक्चर जो है, इसके जस्ट पहले वाला जो लेक्चर है आप उसको देख सकते हैं। ये जो चार्ज है 96,500 ये इक्वल टू 1 फैराडे होता है। और 1 फैराडे क्या होता है ये भी हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया है। एंड 96,500 भी ऊपर नीचे कैंसिल हो जाता है। देन आफ्टर E1 बाई 2 आ गया हमारा। और इसको जब फर्दर रिजॉल्व करते हैं तो हमको मिलता है W1 जो था हमारा फॉर कॉपर का मास के लिए था एंड W2 सिल्वर का मास का था। इसलिए मास ऑफ कॉपर बाय मास ऑफ सिल्वर इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर। एज पर सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो हम लोग देखे थे, फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, मास deposited at their respective electrode is directly proportional to their equivalent mass। और as per this formula statement ये हमारा जो है फाइनल आंसर जो हमारा है वो मिल जाता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या एप्लीकेशन है? देखिए, पहला एप्लीकेशन तो है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास। आप किसी भी जो मेटल है या नॉन मेटल है जो भी है, आप उसका इक्विवेलेंट मास फाइंड कर सकते हैं। और ये हमारा जो है सेकेंड लॉ में ही दिख जाता है जो भी हम लोग देखें। और इट इज related to Faraday's second law of electrolysis, which states that mass of metal collected at their respective electrode is directly proportional to their equivalent mass। और उसका फॉर्मूला ये है हमारा। ये हमने कॉपर और सिल्वर के लिए डिटरमाइन किया था। और इसके जगह पर यदि आप कोई दूसरा इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं तो उसमें भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। एंड कॉपर एंड सिल्वर की जगह पर हम जो लेंगे वो उसका हम लोग मेंशन करेंगे। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोलाइसिस का जो है हमारा इलेक्ट्रोमेटलर्जी में होता है। ये जो आइसोलेशन ऑफ एक्टिव मेटल कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमेटलर्जी प्रोसेस, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। और इसका जस्ट यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है। जैसे हम लोग अल्मुनियम हो गया, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, इन सब को हम लोग फाइंड करके निकाल सकते हैं। ये जो हमारा आइसोलेशन का जो एक चैप्टर है, आइसोलेशन ऑफ मेटल एंड एक्सट्रैक्शन, उसमें इसके बारे में हम लोग डिटेल में पूरा डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल। बहुत सारा मेटल है जिसको कि हम लोग प्योरिफिकेशन कर सकते हैं और उसका जो प्रोसेस है वो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेटल प्रोसेस है। एंड देन है हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी कि किसी भी मेटल पर जो है हम लोग एक बढ़िया मेटल का जो है कोटिंग कर सकते हैं। आप देखते होंगे बहुत सारे आयरन के जो आर्टिकल्स होते हैं उस पर एक स्टील का कोटिंग किया जाता है या फिर जिंक मेटल का या निकल मेटल का कोटिंग किया हुआ रहता है। वो भी जो है हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के हेल्प से कर सकते हैं। और इसका फायदा ये होता है कि वो मेटल जो है कोरोसन उसमें नहीं होता। जैसे लोहा है तो लोहा में जंग नहीं लगेगा, या फिर कोई मेटल है जिसमें अगर शाइनिंग नहीं आ रहा है अच्छा से तो उसमें शाइनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, टू प्रोवाइड शाइनिंग एंड लस्टर टू द इंफीरियर मेटल। नेक्स्ट है हमारा कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कंडक्टेंस होता क्या है।
उसके बाद जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस जो है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, कंडक्टेंस का मतलब होता है कि किसी इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू या उसके माध्यम से जो है करंट कितना आसानी से पास कर सकता है, वही उसका कंडक्टेंस है। इट इज द ईज विथ विच द करंट फ्लोज थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। कहने का मतलब हुआ कि इट इज द ईज मतलब ये आसानी तरीके से, विथ विच मतलब कितने आसान तरीके से करंट जो है फ्लोज थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, मतलब किसी इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू करंट जो है कितना आसानी से फ्लो कर सकता है, वही उसका कंडक्टेंस हुआ। एंड कंडक्टेंस जो होता है वो रेजिस्टेंस का इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब हो गया कि कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 बाय रेजिस्टेंस, और इसका जो हमारा यूनिट होता है पर ओम होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है मेजरमेंट ओम होता है। तो कंडक्टेंस के लिए हम लोग पर ओम लिखते हैं, या फिर MHO मो भी लिख सकते हैं। और कंडक्टेंस का एक यूनिट होता है साइमन। साइमन में भी हम लोग मेजर करते हैं। साइमन जो है हमारा साइमन्स SI यूनिट है। नेक्स्ट है हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को जानने के लिए पहले हम लोग को रेजिस्टेंस को समझना होगा। रेजिस्टेंस तो आप जान रहे हैं कि किसी भी जगह पर अगर हम कुछ काम करना चाहते हैं तो जो ओपोजिंग फोर्स एक्ट करता है हमें रोकने के लिए, वही हमारा रेजिस्टेंस है। मतलब वो कितना रेसिस्ट करना चाह रहा है या कितना अवरोधक पैदा हो रहा है। अवरोधक मतलब बाधा, जो भी बाधा आती है किसी भी काम को करने में या कहीं जाने में, या जैसे सपोज किसी भी मटेरियल के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है तो वो कितना आसानी से फ्लो कर रहा है या कितना दिक्कत से फ्लो कर रहा है, उस चीज को हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम लेते हैं R जो है हमने उसको रेजिस्टेंस माना है, L जो है हमारा लेंथ ऑफ कंडक्टर है, एंड A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए कि कोई एक लंबा सा एक वायर है, तो वायर का जो थिकनेस हुआ वही उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाता है। थिकनेस जो भी उसका रहेगा, क्योंकि वो तो सिलिंड्रिकल शेप में हमारा वायर होता है, या फिर कोई भी कंडक्टर का जो लेंथ हम ले रहे हैं वो L है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A मान लेते हैं। और एज पर रूल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और जब ये दोनों को मर्ज करते हैं तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A होता है। और उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को जब हटाते हैं तो सॉरी, जब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाता हूं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऐड होता है। और रेजिस्टेंस के केस में हम लोग रो ऐड करते हैं, या फिर इसको जो है आप एक इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट फॉर रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। R इक्वल टू रो इंटू, ये जो स्टार का साइन है ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है, R इक्वल टू रो इंटू L बाई A। इसमें एक स्पेशल केस कंसीडर होता है जब हमारा L इक्वल टू 1 हो जाता है और L इक्वल टू 1 मीटर लेंथ एंड A इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर एरिया हो जाता है। तो देन आफ्टर 1 L के जगह पर 1 पुट करेंगे, A के जगह पर 1 पुट करते हैं, तो R इक्वल टू रो हो जाता है। रो जो है हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। और इसका जो डेफिनेशन हो जाता है ये है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द resistance of a specimen of 1 meter in length and having 1 meter area of cross section। और का मतलब या भी होता है दिस, या फिर नेक्स्ट लाइन का जो हमारा स्टेटमेंट है, और इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ मटीरियल। 1 मीटर क्यूब ऑफ मटीरियल का मतलब हुआ कि कोई एक बॉक्स है, मान लीजिए एक बॉक्स है और उसका जिसका लंबाई भी 1 मीटर है, चौड़ाई भी 1 मीटर है और ऊंचाई भी 1 मीटर है, तो उसका जो वॉल्यूम हो जाएगा 1 मीटर क्यूब हो जाएगा। और 1 मीटर क्यूब के
सिस्टम का जो रेजिस्टेंस होगा वो हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस माना जाएगा। या फिर कोई भी ऐसा सिस्टम जिसका कि लेंथ 1 मीटर है और उसका जो एरिया है 1 मीटर स्क्वायर है, तो भी उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो भी रो के बराबर होता है और उस वैल्यू को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला जाएगा। आप 1 मीटर इन लेंथ एंड हैविंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलिए या फिर 1 मीटर क्यूब ऑफ मटेरियल बोलिए, एक ही बात है। एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो हो जाएगा वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का उल्टा हो जाता है, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ specific resistance, and specific conductance may be defined as the conductance of 1 मीटर क्यूब ऑफ कंडक्टर। देखिए यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ मटेरियल बोला था, यहाँ पर हमने कंडक्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ कंडक्टर बोला है। एंड इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट है हमारा जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है उसको हम कप्पा से डिनोट करते हैं। ये स्पेशल टाइप ऑफ नोटेशन है जिसको कि के से लिखा जाता है और कप्पा इक्वल टू होता है 1 बाय स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एंड जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है हमारा, ये जो इक्वेशन आया हमारा R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, अगर हम रो को इधर ले जाते हैं या फिर R है इससे A को मल्टीप्लाई करते हैं और L से डिवाइड करते हैं तो रो इक्वल टू हो जाएगा R इंटू ए बाई एल। हमने उसी चीज को यहाँ पर लिखा है, रो के जगह पर R इंटू ए बाई एल लिखा है और जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो L इंटू ए बाई आर आया और फिर फर्दर इसको किया तो L बाई ए इंटू 1 बाई आर अलग अलग सेपरेट करके लिखे हैं, वेयर L बाई ए जो हो जाता है हमारा सेल कांस्टेंट माना जाता है और 1 बाई आर जो है रेजिस्टेंस है। R इज द रेजिस्टेंस एंड 1 बाई आर इज इक्वल टू इट्स कंडक्टेंस। और इसका जो हमारा यूनिट होता है साइमन पर मीटर में आता है। L बाई ए सेल कांस्टेंट हो जाता है, इसको हम लोग कैपिटल के से डिनोट करते हैं, तो इसलिए कप्पा जो होता है हमारा इट इज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड इट इज इक्वल टू के इंटू सी। के इंटू सी यानी कि कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इसको हम लोग लैम्डा ई क्यू से डिनोट करते हैं। ये जो साइन है हमारा ये लैम्डा का साइन है एंड ये स्मॉल ई स्मॉल क्यू, लैम्डा ई क्यू से इस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को डिनोट किया जाता है। और कहता है कि इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द गिवन सॉल्यूशन। कहने का मतलब इसका ये है कि जो हमारे पास सॉल्यूशन दिया गया है उसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट मतलब 1 इक्विवेलेंट ग्राम वेट के बराबर जो इलेक्ट्रोलाइट है उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया गया है और उस सॉल्यूशन से जो उसमें उस सॉल्यूशन में जो भी आयंस बने हैं उस आयन के थ्रू कितना कंडक्शन हो रहा है और जो कंडक्टिंग पावर होगा उस आयंस के थ्रू कंडक्ट करने का वही उस सॉल्यूशन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है। और लैम्डा ई क्यू यानी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होता है इज इक्वल टू इस स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिया जाता है। एंड लैम्डा इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू वी है, जो वी हमारा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, जो भी हमारा सॉल्यूशन है लीटर में, और डिवाइडेड बाय कितना ग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो डिसॉल्व वो वैल्यू। क्योंकि अगर जो भी वॉल्यूम दिया हुआ है उसको अगर हम जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट है हमारा या जो भी मतलब केमिकल्स है इलेक्ट्रोलाइटिक केमिकल उससे डिसॉल्व मतलब जो भी जितना ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व है अगर उससे डिवाइड कर देते हैं उस वॉल्यूम को तो जो हमारा जो रिजल्ट आता है वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द गिवन सॉल्यूशन के
इक्वल आ जाता है। इसलिए जितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है उससे सी मतलब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट है, मैं इसको अगर हम फर्दर और डिटेल में यहाँ डिस्कस करते हैं तो जैसे मान लेते हैं कि अगर सी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया गया है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हैविंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब कि जितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जिसमें कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व किया होगा वो जो होगा हमारा 1000 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय सी के इक्वल में आएगा। जैसे एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूं कि अगर 4 लीटर पानी है, 4 लीटर पानी में अगर मान लेते हैं कि 8 ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व किया गया है तो 4 लीटर पानी में 8 ग्राम सॉल्ट अगर डिसॉल्व किया गया है तो 4 लीटर पानी से 8 ग्राम सॉल्ट को डिवाइड करते हैं यानी 4 डिवाइडेड बाय 8 करते हैं तो हमारा जो वैल्यू आता है 0.5। तो मतलब ये हुआ कि 0.5 यानी कि हाफ लीटर वाटर ऐसा रहेगा जिसमें कि 1 ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व किया हो, यानी कि जो कंसंट्रेशन डिवाइड हो रहा है प्रति हाफ लीटर 1 ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व मिलेगा। तो सेम फॉर्मूला हम लोग यहाँ भी यूज करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हैविंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इक्वल टू गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन here is 1000 centimeter cube divided by C. C is the gram equivalent of electrolyte that is present in per 1000 centimeter cube of solution. लेकिन ये जो हमारा C है, C जो होता है एक्चुअल में हम लोग C से तो डिवाइड करते हैं शो करने के लिए, लेकिन जो C होता है वो हम लोग लेते ही है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है बट हेयर, मतलब इस कंडीशन में जो होता है हमारा C इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हैविंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन और इट इज कॉल्ड नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये जो C होता है एक्चुअल में ये हमने ऊपर में लिखा है, लेकिन हम लोग जो C लेते हैं C का जो वैल्यू होता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ही लिया जाता है। 1 ग्राम ही अगर लेते हैं हम लोग तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर 1 ग्राम वैल्यू आएगा हमारा। और जो इसका यूनिट है वो आप देख रहे हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस के लिए साइमन पर मीटर होता है और वॉल्यूम जो है हमारा मीटर क्यूब में लिया गया है डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और 1 मीटर जो है यहाँ के मीटर क्यूब से कैंसिल होगा तो यानी कि 3 पावर है, 1 पावर माइनस होगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, साइमन मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। ये हमारा MKS सिस्टम में वैल्यू आएगा और CGS कंडीशन में CGS सिस्टम में जो है साइमन पर सेंटीमीटर पर इक्विवेलेंट यूनिट होगा। एंड एक कन्वर्सन फैक्टर है 1 साइमन मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट इक्वल टू 10 टू द पावर 4 साइमन पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट होता है MKS टू CGS में जब कन्वर्ट करते हैं तो। नेक्स्ट है हमारा मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द गिवन सॉल्यूशन। ये जो है बस एकदम सिंपल है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के ही जैसा है। हमारे पास जितना भी सॉल्यूशन दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन उसमें 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट रहता है, यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसंट्रेशन है 1 मोल रहता है और उस कंडीशन में जो कंडक्टेंस हमको मिलता है वैल्यू उसी को मोलर कंडक्टेंस बोला जाता है। यानी कि दिए गए सॉल्यूशन में सिर्फ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व किया जाता है एंड उसके बाद जो कंडक्टिंग वैल्यू मिलता है वही उस सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टेंस होता है। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा m से एंड इट इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू 1 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय
मोलर कंसंट्रेशन, Cm इज द मोलर कंसंट्रेशन एंड इट्स यूनिट जो होता है साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक देखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे इस चैप्टर का।